गुड मॉर्निंग। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से ज्योति चौधरी, प्रवक्ता सिविल। आज हम सिविल फाइनल ईयर के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी CE 301 के यूनिट फर्स्ट फ्रेम्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स। तो फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स के अंदर कई मेंबर्स क्या होते हैं? इसके अंदर रॉड्स यानी छड़ें। तो रॉड्स को या मेंबर्स को इस तरीके के से मिलाकर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि जब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगे तो उस पर उसमें उत्पन्न जो विकृति है यानी कि विकृति है उसका उसके अंदर रेजिस्टेंस वो उसका कर सके। यहाँ पर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है और ये भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है कैंटिलीवर के अंदर और ये आपका है सिंपली सपोर्टेड। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर दो मेंबर्स मिलते हैं वो आपका जॉइंट होता है और ये आपका मेंबर होता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर पर्टिकुलर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 मेंबर्स से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है और मेंबर्स को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 11 मेंबर्स हैं और जहाँ पर दो मेंबर्स मिलते हैं वो हमारा जॉइंट होता है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स को हम J से शो करेंगे। इसके बाद जो हमारे मेंबर्स होते हैं, दो मेंबर्स आपस में जिस जगह पर जुड़ते हैं या जहाँ पर भी हमारा जॉइंट होता है तो उस जगह पर हम रिवेट के द्वारा इनको ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से हमारा हर जॉइंट एक हिंज होत की तरह माना जाता है। जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं तो फ्रेम्स के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को जॉइंट्स पर ही अप्लाई करते हैं, मेंबर पर बीच पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स को मेंबर्स पर अप्लाई करते हैं, जॉइंट्स पर अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। इसलिए इसके हर मेंबर के अंदर या तो टेंसाइल फोर्स होता है या फिर कंप्रेसिव फोर्स ही होता है। यानी कि फ्रेम्स के अंदर अगर हमारा लोड जॉइंट पर ही लगा हुआ है तो मेंबर के अंदर बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्सेस यानी टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस ही मेंबर्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क का मतलब है हमारे फ्रेम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे फ्रेम्स दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम जिसे हम हिंदी में स्थितिकतया निर्दया भी कहते हैं और सेकंड होते हैं हमारे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम्स क्या होते हैं और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम्स क्या होते हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम्स हम उन बीम्स को कहते हैं जिनमें मेंबर्स के अंदर जो कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसे हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की समीकरणों के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशंस हैं वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेन फ्रेम जो होते हैं यानी समतल जो फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं वो तीन होती हैं, सिग्मा H इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0 और सिग्मा M इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे इस पर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे हुए होंगे उन सबका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं और उन सबका अलजेब्रिक सम 0 है और अगर जितने भी मोमेंट्स उस पर लगे हुए हैं उन सब मोमेंट्स का अगर अलजेब्रिक सम 0 है तो वो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में होती है। इसी तरीके से अगर हमारा फ्रेम स्पेस फ्रेम है तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, ये हमारी 6 होती हैं।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्लेन फ्रेम के लिए आपसे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो आपका आंसर 3 होगा, और अगर आपसे स्पेस फ्रेम के लिए पूछा जाता है तो इसका आंसर आपका 6 होगा। अब है आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम्स क्या होते हैं। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम्स वह फ्रेम होते हैं जिसमें मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की समीकरणों से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमें उन फोर्सेस को निकालने के लिए और इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, और वो इक्वेशंस हम उसकी विकृति या डिफॉर्मेशन जो भी उसके अंदर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाकर उन इक्वेशंस को काम में लेकर हम इन फोर्सेस की कैलकुलेशंस करते हैं। स्टैटिकली जो डिटर्मिनेंट फ्रेम्स होते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम है और ये हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम है। तो उसके लिए आप m इज इक्वल टू 2j-3 यह इक्वेशन काम में लेंगे। ये प्लेन फ्रेम्स के लिए है। ये इक्वेशन जब हम काम में लेते हैं तो यहाँ पर m हमारा होता है नंबर ऑफ मेंबर्स और j होता है हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो किसी भी फ्रेम के अंदर आप नंबर ऑफ जॉइंट्स को काउंट करेंगे और उससे 2j-3 में रख के इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपके उस फ्रेम के अंदर आप मेंबर्स को काउंट करेंगे। अगर वो मेंबर्स हमारी इस इक्वेशन के इक्वल मेंबर्स के बराबर आ रहे हैं तो आपका जो फ्रेम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा। और अगर दोनों जो मेंबर्स इस इक्वेशन से जितने मेंबर्स हमारे निकल रहे हैं अगर फ्रेम के अंदर उससे कम या ज़्यादा मेंबर होंगे तो वो हमारी स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम होगा या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होगी। जैसे मैं इसे आपको इस तरीके से समझाती हूँ। ये एक फ्रेम है, इसके अंदर जब आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको 5 नजर आएंगे, 1 2 3 4 5। इस इक्वेशन पर रखने पे नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे 7 आते हैं, यानी अगर इस फ्रेम के अंदर 7 मेंबर्स हैं तो ये फ्रेम हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा। तो हम यहाँ मेंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, इसलिए ये हमारा जो फ्रेम है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आप जब नंबर ऑफ जॉइंट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स हैं आपके, और जब आप 6 जॉइंट्स को इस इक्वेशन में रख के कैलकुलेट करते हैं तो m की वैल्यू आपकी 12 आती है। जब आप यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो आपका फ्रेम है ये 7 मेंबर्स से मिलके बना हुआ है, यानी कि जितने रिक्वायर्ड मेंबर हैं उतने इसमें नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये हमारी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम होगा। तो जिन भी मेंबर्स के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स समीकरण जो हमारी इक्वेशन है इसके अनुसार हैं अगर, तो वो हमारे स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कहलाते हैं, अन्यथा वो हमारे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे फ्रेम्स होंगे उनके अंदर हम फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो हमारे फ्रेम्स हैं उनके अंदर फोर्सेस को फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स काम में आपको लेने हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मेथड ऑफ जॉइंट्स, जिसे जोड़ विश्लेषण विधि भी कहते हैं, और सेकंड है आपका मेथड ऑफ सेक्शंस यानी काट विधि। ये जो मेथड्स हैं आपके ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी जो आप लोग पिछले साल या पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं एक बार उनको आपको से रूबरू कराना चाहूँगी। तो यहाँ पर है फर्स्ट हमारा बीम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। तो आप सबको पता है हमारे डिफरेंट टाइप के बीम्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ए जो है आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, बी आपका कैंटिलीवर बीम है जो आपने पिछले साल SMTS या जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता है उसके अंदर इनको स्टडी किया हुआ है। थर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके दोनों एंड फिक्स हैं, तो ये आपका है फिक्स्ड बीम।
इसके अंदर आपका एक एंड फिक्स है, यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है, और एक एंड फ्री है आपका, तो ये ओवरहैंग बीम, वन साइड ओवरहैंग बीम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में ओवरहैंग है, तो बोथ साइड ओवरहैंग बीम। और अगर आपके किसी भी बीम में बहुत सारे सपोर्ट लगे हुए हैं तो ये आपका होता है कंटिन्यूअस बीम। तो यहाँ पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम होते हैं ये हमारी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, और बाकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी, वो सब हमारी इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद हमारे हैं सपोर्ट्स। तो हमारे जो बेसिकली बीम्स के नीचे सपोर्ट लगे हुए होते हैं वो तीन तरीके के सपोर्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके हिंज और पिन सपोर्ट, सेकंड होते हैं आपके रोलर और सिंपल सपोर्ट, और थर्ड होते हैं आपके फिक्स सपोर्ट। जो आपके हिंज या पिन सपोर्ट होंगे, जब आप डायग्राम में से देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे, सरफेस पर इस तरीके से आपका ये सपोर्ट रखा हुआ होगा। तो ये जो सपोर्ट होते हैं यह आपके रोटेशन के लिए फ्री हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी आपकी सरफेस है उसके पर जो भी आपकी सरफेस है उससे नॉर्मल डायरेक्शन में, और उससे परपेंडिकुलर मतलब उसके अंदर यहाँ पर जो भी आपकी सरफेस है उससे नॉर्मल डायरेक्शन में वर्टिकल रिएक्शन होगी, और इससे 90 डिग्री पर आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी। तो जो हमारे हिंज या पिन सपोर्ट होते हैं वो हमें दो रिएक्शंस देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन देते हैं और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देते हैं, जो भी हमारी वहाँ पर सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में। सेकंड होते हैं आपके रोलर और सिंपल सपोर्ट। यहाँ पर ये आपकी सरफेस है, इस पर ये इस तरीके का एक सपोर्ट रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये आपके रोलर्स लगे हुए हैं या बेलन लगे हुए हैं, तो इसको हम रोलर सपोर्ट बोलते हैं। ये आपका रोटेशन करने के लिए भी फ्री है, और जो हमारी बीम है इसकी लेंथ के डायरेक्शन में भी ये मूवमेंट करने के लिए फ्री है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए हमारा सपोर्ट फ्री नहीं होता वो उसी डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप करता है। तो यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन डेवलप होगी, जो कौन सी होगी, जो भी हमारी सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी उसके वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें एक वर्टिकल रिएक्शन मिलती है। फिक्स सपोर्ट, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये एक बीम है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए, तो ये फिक्स सपोर्ट होने के कारण यहाँ पर जो भी बीम होगा, यहाँ पर वॉल या जो भी है कंस्ट्रक्ट होगा, तो ये आपका बिल्कुल फिक्स होगा। तो ना तो ये मूवमेंट के लिए फ्री होता है, मतलब रोटेशन के लिए भी फ्री नहीं होता, ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए फ्री है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए फ्री है। तो इसके अंदर हमारी तीन रिएक्शंस होंगी, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट और रोटेशन, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये तीनों के लिए रिएक्शंस देगा। इसलिए हमारी फिक्स सपोर्ट के अंदर तीन रिएक्शंस होंगी, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट के लिए। तो ये देखिए आप, ये RH है, RH यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, RV यानी वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, और ये है आपका मूवमेंट। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सिंपली सपोर्ट या रोलर सपोर्ट होगा तो हमें रोलर सपोर्ट वन रिएक्शन देता है। हिंज अगर हमारा होता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रिएक्शंस देता है, और अगर हमारा फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पर हमें तीन रिएक्शंस मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और मूवमेंट भी। यानी कि जिस भी जगह पे रोटेशन पॉसिबल होगा तो वहाँ पर मूवमेंट की रिएक्शन नहीं आएगी, और जिस जगह पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पर हमें मूवमेंट की रिएक्शन भी मिलती है। आज के नेक्स्ट यूनिट में हम मेथड ऑफ जॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।